नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सेशन से हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं रक्त और हमारा शरीर। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें, बहुत सारी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, हमारे रक्त से संबंधित है, हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित है, वो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लग रहा होगा और आप इस पाठ में बताई गई बातों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे और इन बातों के महत्व को आप समझेंगे। तो आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पाठ अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। तो सभी बच्चे बिल्कुल अपने टीवी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो हमारे शरीर में काम करती हैं, हमारे लिए उपयोगी होती हैं और हमारे शरीर में रक्त का जो मेन भाग होता है, प्रमुख घटक होता है, वो लाल रक्त कणिकाएं ही होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। उसके बाद हमने जाना कि हमें बहुत सारे रोगों से बचने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, जैसे कि हमने एनीमिया के बारे में इसमें बात की थी कि एनीमिया जो होता है वो इन्हीं लाल रक्त कणों की जब कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उसी से एनीमिया नामक रोग हमें हो जाता है। और भी तरीके से हमें एनीमिया हो सकता है, जैसे कि दीदी ने बताया था कि जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पेट में कीड़ों वाली समस्या जो होती है, ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। और इसका जो कारण मैं यहाँ पर बताया था वो बहुत ही ज्यादा सामान्य कारण था कि आप इसको अक्सर अपने जीवन में ये गलतियां करते हैं कि कई बार आप नंगे पैर बाहर निकल जाते हैं, कई बार आप खाना खाने से पहले हाथ धोना भूल जाते हैं, कई बार आप सब्जियों को ढक कर नहीं रखते, खाने को ढक कर नहीं रखते, कई बार आप देर तक खुला रखा हुआ खाना खा लेते हैं, कई बार आप अपने रोड साइड जो आपकी दुकानें होती हैं, जहां पर खुले तरीके से खाना बनाया जाता है, खुले तरीके से खाने को रखा जाता है, वहां पर की चीजें आप अपने प्रयोग में लेकर आते हैं, आप उन्हें यूज करते हैं, तो उससे बहुत सारी ये बीमारियां हमें इस तरह की हो जाती हैं। तो पिछले सेशन में हमने यही पढ़ा था कि हमें इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और यही से बात निकली थी कि जब अनिल ने पूछा था कि दीदी आप, अब हमने लाल रक्त कणों के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें जान ली, लेकिन आपने एक और चीज बताई थी कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, तो इनका शरीर में क्या काम है, आखिर ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर दीदी ने बताना शुरू किया था। दीदी ने बताया था कि जो सफेद रक्त कण होते हैं, वास्तव में ये हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के वीर सिपाही ने यहाँ पर क्यों कहा है, क्योंकि जब हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगाणु यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले कण जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उन पर ये धावा बोल देते हैं, यानी कि ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती हैं। सफेद रक्त कणों को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, जो किसी भी रोग के रोगाणु का एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये उससे लड़ते हैं और हमें जहां तक वो लड़ सकते हैं, जहां तक वो उनसे लड़ सकते हैं, वहां तक वो उनसे लड़ते हैं और इन रोगाणुओं को वो घर के भीतर नहीं रहने देते। यानी कि अगर ज्यादा देर तक रोगाणु हमारे शरीर में रह गया तो हम बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसे संक्षेप में कहें
तो ये जो सफेद रक्त कण होते हैं ये बहुत तरीके से हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए क्या करना होता है, अपने देश की सीमाओं पर हमें सिपाही तैनात करने पड़ते हैं ताकि हमारे देश में कोई जो आतंकवाद है वो ना घुस जाए, कोई बाहर का व्यक्ति ना घुस जाए, कोई गलत आदमी ना घुस जाए। तो इसीलिए जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, यहाँ पर आके कुछ गलत करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे देश के सिपाहियों को अपने बॉर्डर पर खड़ा रखते हैं। और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले सिपाही उनसे लड़ते हैं और उन्हें अब हमारे देश की सीमा में नहीं घुसने देते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार हमें बुखार आ जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हल्का सा कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें बुखार आ जाता है और 2-3 दिन बाद हम या तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत दवाई लेने से हम ठीक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर चुका है, चाहे वो जुकाम का हो, चाहे वो किसी और बीमारी का रोगाणु हो, तो अगर ये जो रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जब उनसे लड़ती हैं तो क्या होता है, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और हम बोलते हैं कि हमें बुखार आया हुआ है। यानी कि उस समय आपने देखा होगा कि जब बुखार आता है हमारी बॉडी में पेन रहता है, अकड़न रहती है। तो ये यही कारण होता है कि हमारी शरीर की जो सारी एंटीबॉडीज हैं, हमारे शरीर के जो सारे सफेद रक्त कण हैं, वो उन रोगाणुओं से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं और उन्हें हमारे शरीर में अपना घर बनाने से रोक रहे हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अगर हम उचित संतुलित आहार लें तो हम ठीक भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें यहाँ पर हमें सफेद रक्त कणों के बारे में बताया दीदी ने। और अब यहाँ पर दीदी जो है बिंबाणुओं के बारे में बता रही है। बिंबाणु यानी कि इन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। बिंबाणु क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लगती है, अचानक कभी आपके पैर में चोट लग जाती है या हाथ पे चोट लग जाती है, तो क्या होता है, वहां से तुरंत ही रुधिर बहने लगता है, रक्त बहने लगता है, खून निकलने लगता है। लेकिन जब वो खून निकलता है, थोड़ी देर बाद आप जब खून को साफ करते हैं और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपने आप ही खून निकलना बंद हो जाता है और उस खून के ऊपर आपने देखा होगा पीले कलर की एक जो परत है वो जम जाती है और वो थोड़े दिनों बाद जब 1 से 2 दिन आपकी चोट को हो जाते हैं तो वो पीले रंग की जो परत है वो आपकी लाल रंग की परत में बदल जाती है। तो जो बिंबाणु होते हैं, ये बिंबाणु ही हमारे शरीर में रक्त के बहाव को रोकते हैं। तो ये क्या है, ये बिंबाणु क्या है, ये बिंबाणु है रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा जो होता है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इसी प्लाज्मा में एक किस्म की एक प्रोटीन होती है, इस तरल भाग में एक किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। माना कि आपके हाथ में चोट लगी है, इस तरह से चोट लग गई है हाथ में या पैर में या हाथ कट गया है इतना आपका, तो क्या होता है कि कुछ देर तक तो यहाँ से रुधिर बहता रहता है, ब्लड जो है निकलता रहता है और अगर आप थोड़ी देर उसे हाथ से दबा के रखो, उंगली से दबा के रखो, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये किससे होता है, ये हमारे रक्त में ही, रक्त के तरल भाग में ही प्लाज्मा जो होता है उसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन जो होती है वो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, यानी कि रक्त वाहिकाएं जो यहाँ से कट गया है हमारा हाथ, यहाँ की जो रक्त वाहिकाएं हैं इसमें वो मकड़ी के जाले के समान जो कटी फटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो
कट चुकी है उस पर वो इस तरह से मकड़े के जाले के समान वो दीवार बना देती है, एक जाला वो बुन देती है। और सारे जो बिंबाणु हैं, यानी कि जो सारे बिंबाणु हैं आकर वो इस पर चिपक जाते हैं, और इस पर चिपकने के कारण ये दीवार में जो आई हुई दरार होती है, यानी कि जो कटा हुआ भाग होता है, वो इस तरह से जब मकड़ी का जाला बना देते हैं तो अंदर से फिर सारे बिंबाणु आकर इस पर चिपक जाते हैं, और इस तरह से ये जो पूरी दीवार है ये आपकी भर जाती है, और जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे शरीर में बिंबाणुओं का क्या काम होता है। ठीक है, तो बिंबाणुओं का क्या काम होता है? रक्त के बहाव को रोकना, रुधिर का थक्का जमाना। क्या होता है रक्त में बिंबाणुओं का काम? रुधिर का थक्का जमाना, यानी कि जब रुधिर हमारे शरीर से कहीं चोट लग जाने पर रुधिर जब प्रवाहित होता है, बह जाता है, तो वहां पर धीरे धीरे रुधिर का थक्का, फिर आपने देखा होगा जब आपका हाथ कट जाता है तो अगले 2-3 दिन में आप देखते हैं कि उसमें रेड कलर की एक परत जम जाती है, और अगर आप उस रेड कलर की परत को नोच लो, उखाड़ दो, तो उसके बाद फिर से रुधिर जो है वो बहने लगता है, और फिर कुछ टाइम बाद अगर आप उसको साफ करो, फिर एक बार के लिए छोड़ो, फिर वो ऊपर से येलो कलर का हो जाता है, और 1-2 दिन बाद वो फिर से रेड कलर का हो जाता है। यानी कि इस तरह आपका जो घाव है, अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं, अगर आप उसको खुरचेंगे नहीं, तो आपका घाव जो है जल्दी से जल्दी भर जाएगा। तो ये काम है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का, सफेद रक्त कणिकाओं का और बिंबाणुओं का। ठीक है, तो इस तरह हमने ये तीनों के बारे में पढ़ा। तो आगे देखते हैं और क्या यहाँ पर बातें बताई है डॉक्टर दीदी ने। तो यहाँ पर अनिल कहता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अगर, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आपको गहरी चोट लग चुकी है, अगर आपकी चोट जो है वो बहुत ज्यादा गहरी है, यानी कि आपकी ये जो आपका बॉडी का भाग है, यानी कि जहाँ पे आपको चोट लगी हुई है, जो कटी फटी आपकी स्किन हो गई है, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैप इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो यहाँ फिर आपका जो ब्लड होता है वो जल्दी से बंद नहीं होता, यानी कि वो बहता ही चला जाता है। तो ऐसे में अगर ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी स्थिति अगर बन जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और जरूरत समझने पर, अगर जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। टांके लगाना आपने सुना होगा, कहीं पर ज्यादा गहरी चोट लग जाती है तो वहां पर टांके लगाए जाते हैं। यानी कि जब डॉक्टर जब इन दो दीवारों को भर नहीं पाते हैं, यानी कि स्वयं से ये दीवारें भर नहीं पाती हैं, ब्लड रुकना बंद नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर फिर ऐसे स्ट्रेचेस, ऐसे उसमें सिलाई कर देता है, यानी कि इन दोनों को आपस में वो जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, फिर इसके ऊपर पट्टी लगा दी जाती है और उसमें दवाई लगा दी जाती है, और कुछ 1-2 दिनों बाद वो जो चोट है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है वो दूर भी हो सकता है, काफी दूर भी हो सकता है, तो आपको वहां तक पहुंचने से पहले उसको आप कहते हैं प्राथमिक उपचार उस व्यक्ति को दे देना चाहिए, कि अगर आपको लगता है कि चोट गहरी है और खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, और शायद ये डॉक्टर के पास जाने में काफी टाइम लग जाएगा, और तब तक शायद काफी खून बह जाएगा, तो आपको उस जो चोट है वहां पर एक साफ कपड़ा जो है, साफ सुथरा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जो साफ करके उसको उस पर कसकर बांध देना चाहिए, ताकि जो है दबाव पड़ने से रक्त का जो बहाव है वो
कम हो सके। अगर आप उसको टाइट से बांध देंगे कस के, तो क्या होगा कि दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा बाहर से, तो रक्त का जो बहाव है वो शायद कम हो जाए, और उस व्यक्ति के लिए ये काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और जो व्यक्ति जिसको चोट लगी हुई है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खून निकल गया तो शायद फिर उसको ब्लड चढ़ाने की नौबत आ सकती है, उसके शरीर में खून कम हो सकता है और वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो इस तरह एक परेशानी जब आप आ जाती है, तो उस समय आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि प्राथमिक उपचार में क्या क्या करना है। अगर किसी को चोट लग गई है, अगर छोटी सी चोट है, तो आप उसे हाथ से इस तरह से दबा लीजिए, उस पर आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और बड़ी चोट है जिसमें आपको लगता है कि खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, आप ये इस तरह से स्वयं से बंद होने वाला नहीं है, तो आप फटाफट व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाइए। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस चोट पर साफ सुथरा एक कपड़ा जो है कसकर बांध देना चाहिए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने ऐसा समझाते हुए कहा। तो जो बिल्कुल सेम वही बात जो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर बहुत ज्यादा खून बह जाता है तो फिर रक्त चढ़ाने तक की नौबत आ सकती है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। अब रक्त चढ़ाने की बात आ गई, तो यहाँ पर रक्त समूहों के बारे में भी आपको कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गए हॉस्पिटल में और फटाफट से जो खून मिला वो चढ़ा दिया कि चलो तुम अपना खून दे दो, और दूसरा व्यक्ति जो है तुम अपना खून दे दो या तुम अपना खून दे दो। अगर अगर यहाँ पर ब्लड चढ़ाने की बात आती है, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा रक्त समूहों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है कि हमें रक्त समूह के बारे में पता होना चाहिए। तो अनिल अब कह रहा है, दीदी कह रही है, अनिल, हर किसी का जो रक्त होता है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब रक्त के कुछ विशेष गुण हैं जिनके कारण उसे 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये है आपके रक्त के समूह ए बी ओ, ठीक है। तो इसमें भी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव इस तरह से होता है, और बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, या और ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके रक्त समूह होते हैं। 4 तरह के आपके रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। तो इसी के आधार पर, यानी कि ये कुछ ऐसे विशेष गुण है रक्त के अंदर जिसके आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। आप आगे अपनी जो आप जीव विज्ञान में आप इसे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी आप छोटे हैं, अब 9th 10th 11th में जाएंगे तो आप इसमें इस तरह रक्त की जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे, और उसी में आप रक्त के इन भागों के बारे में भी जानेंगे। तो अभी आपके लिए केवल रक्त समूहों को जानना जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी रक्त नहीं चढ़ा सकते, आपको मैच करना पड़ेगा। अगर पहले जिसको चोट लगी हुई है आप उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे, रक्त समूह की जांच करेंगे, अगर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो आपको ए ही उसको चढ़ाना पड़ेगा, ए रक्त समूह का रक्त ही उसे चढ़ाना पड़ेगा। तो आपको उस दूसरे व्यक्ति यानी कि जो डोनेट करना चाहता है, जो रक्त देना चाहता है, उसका भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि पहले आप देखिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ए वाला ए वाले को देगा, बी वाला बी वाले को देगा, ए बी वाला ए बी वाले को देगा, और जो ओ है वो सर्वदाता है,
यानी कि ओ रक्त समूह जो है यहाँ पर, इसके जो गुण हैं वो सभी के साथ मैच हो जाते हैं। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, ओ रक्त समूह की जो विशेषताएं हैं, ये सभी के साथ मैच हो जाती है। तो ओ वाला सबको दे सकता है। ओ जो रक्त समूह है वो ए बी को भी दे सकता है, और बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। तो इसीलिए ओ बी रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। और बिल्कुल जस्ट यहीं पर ए बी जो है इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। ए बी में आप बी भी चढ़ा सकते हैं, ए भी चढ़ा सकते हैं, और ए बी भी चढ़ा सकते हैं, और ओ भी चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा गया है। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आप इतना ज्यादा आपने इसके बारे में नहीं जाना है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है। लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आपके पाठ के हिसाब से बताऊंगी कि केवल और केवल 4 रक्त समूह होते हैं। कुछ विशेषताओं के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, ए बी प्लस ओ। ठीक है, 4 यहाँ पर जो इनकी ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। और चारों ग्रुप्स जो हैं, जब किसी को ब्लड दिया जाता है तो अगर ए वाले को ब्लड देना है तो उसको हम या तो ए का ही ब्लड देंगे या फिर ओ वाले का ब्लड देंगे। अगर बी वाले को ब्लड देना है तो या तो हम उसको बी वाले का ही ब्लड देंगे या फिर हम ओ वाले का देंगे। अगर ए बी को ब्लड देना है तो फिर हम ए का भी ब्लड उसको दे सकते हैं, बी का भी ब्लड हम उसको दे सकते हैं, ओ का भी ब्लड हम उसे दे सकते हैं, और ए बी वाले का ब्लड भी हम उसे दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दीदी ने बोला है कि अनिल, हर किसी का जो रक्त समूह है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अगर जरूरतमंद व्यक्ति का जो रक्त समूह है वो ए है तो उसे ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उसका रक्त समूह कोई व्यक्ति रक्त समूह वाला व्यक्ति नहीं मिले, तब देखिए अनिल जो है उसके अंदर काफी जिज्ञासाएं हैं और उसने अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं के आधार पर बहुत सी जानकारियां दीदी से प्राप्त कर ली है। तो अब उसके मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 वर्गों में बांटा है और बिल्कुल हमें मैच कर लेना चाहिए कि हम उसी व्यक्ति का रक्त उसे चढ़ाएंगे जिसका रक्त उससे मैच करता हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर दीदी बता रही है कि ऐसी आपात स्थिति में, इस स्थिति को क्या कहते हैं? आपात स्थिति, यानी कि अचानक में, जैसे किसी व्यक्ति को अचानक ब्लड की आवश्यकता होती है और उसके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो उसको उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड दे सके, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। नाम आपने सुना होगा, बैंक किसे कहते हैं? जहां पर हम अपने पैसे, गहने स्टोर करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। तो इसी तरह ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, यानी कि ब्लड बैंक में क्या होता है, हर तरह का जो ब्लड होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, संभाल करके रखा जाता है। और प्रायः हर बड़े अस्पताल में, और ये कहाँ होते हैं? अक्सर बड़े अस्पतालों में होते हैं और शहर में भी ये मिल सकते हैं। अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो एक बहुत बड़ी बात यह है, अब देखिए ब्लड कोई बनाने वाली चीज तो है नहीं, तो इसके लिए कि इन ब्लड बैंकों में ब्लड की मात्रा जो है हमेशा बनी रहे, जरूरतमंद को हमेशा मिलती रहे, तो इसके लिए हमें समय समय पर, बहुत बड़ी बात दीदी ने यहाँ पर बताई है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए।
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी और सब बातों से मेन महत्वपूर्ण बात थी रक्त समूह के बारे में, यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आज ये आपका होमवर्क है कि आप अपने घर के बड़ों से, अपने माता से, अपने पिताजी से पूछेंगे कि उनका रक्त समूह क्या है और आपका रक्त समूह क्या है। तो ये सारी आप जानकारी इकट्ठी करेंगे कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कितने लोग हैं और सबका ब्लड ग्रुप क्या है। आपके दोस्तों से भी आप जानकारी ले सकते हैं, अपने परिवार के लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं और फिर आप सबके नाम के आगे उनके रक्त समूह के बारे में लिखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। हमारा पाठ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज आने वाले सेशन में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम रक्तदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ को घर में एक बार रिवाइज कीजिए। आगे इसे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।